नमस्ते। ये वीडियो मेरे दिल के बड़े करीब है क्योंकि जब मैंने यूट्यूब चैनल या कंटेंट क्रिएशन की जर्नी स्टार्ट करने के बारे में सोचा था तो ये वीडियो सबसे पहले मेरे लिस्ट में था कि ये वीडियो मैं ज़रूर बनाऊंगा। इस वीडियो में मैं अपने 15 सालों के शेयर बाज़ार में निवेश करने के अनुभव की सारी डिटेल्स बताऊंगा। जो जो गलतियां मैंने की हैं, और मैंने कम गलतियां नहीं की हैं, बहुत सारी गलतियां की हैं। तो वो सारी गलतियां जो मैंने की हैं और उससे मुझे क्या सीखने मिला है वो मैं सारा इस वीडियो में कवर करूँगा। तो चाहे आप शेयर बाज़ार में इंटरेस्टेड हो, अब तक निवेश स्टार्ट ना किया हो, या चाहे आप कुछ महीनों कुछ सालों से शेयर बाज़ार में निवेश कर रहे हो, या चाहे आपके पास कई कई दशकों का अनुभव हो शेयर बाज़ार में, आप ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए। मुझे पूरा यकीन है कि आपको इस वीडियो से ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा सीखने जानने मिलेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं मेरी गलतियों की लिस्ट को गो थ्रू करने की, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि बहुत लंबी लिस्ट है मेरे पास गलतियों की जो या तो मैंने की है या मैंने दूसरों को करते हुए देखी है। लेकिन उसको शुरू करने से पहले थोड़ा बैकग्राउंड जान लेते हैं कि मैं शेयर बाज़ार में कब आया, कैसे आया, क्यों आया। तो जैसे ही मैंने अपना 12th स्टैंडर्ड का बोर्ड का एग्ज़ाम दे दिया था और इंजीनियरिंग की सीईटी की एग्ज़ाम दे दी थी, उसके बाद से मैंने नौकरी करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि एग्ज़ाम देने के बाद से रिज़ल्ट्स आना और इंजीनियरिंग में एडमिशन होना, उसके बीच में 3.5-4 महीने का वक्त होता है। तो मैंने कहा कि चलो क्यों ना नौकरी स्टार्ट कर देते हैं, कमाना चालू कर देते हैं। तो उस टाइम से मेरा पहला कैपिटल जनरेशन स्टार्ट हुआ, मेरे खुद के पैसे कमाना स्टार्ट हुआ। उसके बाद थ्रू आउट इंजीनियरिंग करते वक्त भी मैं कमाई भी कर रहा था, पढ़ाई भी कर रहा था, दोनों साथ साथ कर रहा था। सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर ऐसा था, क्योंकि लोग काफ़ी कहते हैं कि फ़र्स्ट सेमेस्टर बहुत रिस्की होता है, केटी लग सकता है। ऑब्वियसली न्यू एनवायरनमेंट होता है, आप चीज़ों को जानने की कोशिश करते हो। तो सिर्फ 4-5 महीने ऐसे थे जहाँ मैंने काम ना किया हो, सिर्फ पढ़ाई की हो, बट अदरवाइज़ मैं पढ़ाई भी कर रहा था और काम भी कर रहा था। तो मेरे इंजीनियरिंग के लास्ट ईयर में आते आते मैं एक मैथ्स सब्जेक्ट पढ़ाता था प्रोफेशनल कोचिंग क्लासेस में, और मुझे ठीक ठाक पैसे मिल जाते थे। और साथ साथ मुझे कैंपस प्लेसमेंट भी हो गई थी इन्फोसिस का, मेरे पास ऑफ़र लेटर भी था। तो मेरे पास दो करियर ऑप्शंस थे, या तो मैं टीचिंग में अपना करियर परस्यू करूं, या मैं आईटी इंडस्ट्री में करियर परस्यू करूं। तो उस टाइम पे मैं बड़ा क्यूरियस था कि इन्फोसिस जैसी बड़ी कंपनी, जिसमें आई थिंक उस टाइम पे 2009-2010 की बात कर रहा हूँ, उस टाइम पे भी उनके पास 2.5 लाख के आसपास एम्प्लॉयज़ थे। तो मैं बड़ा क्यूरियस था ये जानने में, समझने में कि इतनी बड़ी कंपनी, इतने सारे एम्प्लॉयज़, उनको कैसे मैनेज करती है, कैसे रेवेन्यू जनरेट करते हैं, कैसे प्रॉफिट्स जनरेट करते हैं वगैरह। तो इसलिए मैंने चूज़ किया कि मैं आईटी इंडस्ट्री में अपना करियर परस्यू करूँगा। लेकिन मैंने ज़िंदगी में एक चीज़ हमेशा सोच रखी थी कि मेरे पास एक बैकअप ऑप्शंस होना चाहिए, बिकॉज़ ज़िंदगी ने और ऊपर वाले की कृपा से उसने मुझे काफ़ी सारी चुनौतियाँ दी काफ़ी अर्ली एज में, ताकि मैं और स्ट्रॉन्ग बन सकूँ। मैं उसे बहुत पॉजिटिव चीज़ मानता हूँ, क्योंकि अगर मुझे वो चुनौतियाँ, वो प्रॉब्लम्स नहीं फेस करनी पड़ती तो शायद आज मैं उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता। तो जब मैंने चूज़ कर लिया कि आईटी में करियर परस्यू करना है, तो एक बैकअप ऑप्शन ढूंढ रहा था मैं कि ऐसा क्या बैकअप ऑप्शन हो कि बाय चांस अगर आईटी इंडस्ट्री में मेरा मन ना करे या मैं सस्टेन ना कर पाऊँ वहाँ, मैं उसके लायक ना हूँ, तो मेरे पास एक बैकअप ऑप्शन हो। तो मैं मल्टीपल चीज़ें एक्सप्लोर कर रहा था। तो यंग एज में मुझे एक चीज़ बड़ी जल्दी समझ आ गई थी कि इंडिया में ना, इंडिया के लोग दो चीज़ सब बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन एक चीज़ इतनी अच्छी नहीं करते हैं। मान लो एवरेज करते हैं या ख़राब करते हैं। तो इंडिया के लोग जो दो चीज़ सबसे अच्छी करते हैं वो क्या है? पहली चीज़ मेहनत। इंडिया के लोग इतनी मेहनत करते हैं पैसे कमाने के लिए, चाहे वो धंधा हो, चाहे वो नौकरी हो, जो भी हो। इंडिया के लोग मेहनत बड़ी करते हैं पैसे कमाने के लिए। शायद आपको दुनिया में ऐसे कोई दूसरा ऐसा देश मिले ही ना जिसने
जिनके लोग इतनी मेहनत करते हो। दूसरी चीज़, पैसे बचाना। इंडिया के लोगों के डीएनए में है पैसे को बचाना। तो इंडिया के लोग पैसे कमाना और पैसे बचाना, ये दोनों चीज़ें बड़ी अच्छे से करते हैं। आप मेजॉरिटी फैमिलीज़ में देख लीजिए, ये दो चीज़ें लोग जनरली अच्छा कर ही लेते हैं। लेकिन जो तीसरी चीज़ है, अपने कमाए हुए पैसे को काम पे लगाना, उससे तेज़ी से बढ़ाना, उसमें इंडिया के लोग काफ़ी कंजर्वेटिव हैं, काफ़ी पीछे हैं। वो ज़्यादातर लोग एफडी, सोना, प्रॉपर्टी, इन सब चीज़ों में ही डालते हैं जिसमें पैसा धीरे धीरे बढ़ता है। तेज़ी से बढ़ने का कोई स्कोप जनरली रहता नहीं है। तो मैंने डिसाइड किया था कि मुझे ये तीसरी गलती नहीं करनी है, बिकॉज मैं इन्फोसिस ज्वाइन कर रहा हूँ, अच्छी कंपनी है, आईटी सेक्टर में पैसे भी ठीक ठाक मिल जाते हैं, तो पैसे कमाना प्रॉब्लम नहीं होगा। बाय नेचर आई एम अ सेवर, तो मुझे ये भी पता था कि मैं पैसे बचा भी लूँगा जो कमाए हैं उसमें से। लेकिन तीसरी चीज़ मुझे था कि मैं कैसे अपने पैसे को बढ़ाऊँ जल्दी से और अच्छे से बढ़ाऊँ। तो इसलिए मैंने शेयर मार्केट का ऑप्शन चूज़ किया। उसके साथ साथ ये भी हुआ कि जब 2009-2010 की साल है, उस टाइम पे जो दुनिया के 3 सबसे रिचेस्ट लोग थे, उसमें एक वॉरेन बफेट का नाम आता था। वॉरेन बफेट एक यूएस के इन्वेस्टर हैं, जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ शेयर बाज़ार में निवेश करके कई गुना पैसा बनाया। दुनिया के टॉप 3 रिचेस्ट लोगों में उनका नाम था। तो मुझे और एक्साइट किया कि अच्छा, सिर्फ शेयर बाज़ार में निवेश करके इतना पैसा कमा सकते हैं। तो वो और एक फैक्टर था। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर, बिकॉज लाइफ में मुझे चुनौतियाँ इतनी मिली हैं, तो मैं हमेशा वर्स्ट के सिनारियो के लिए प्रिपेयर्ड रहता हूँ। तो उस टाइम पे भी, जब मैं काफ़ी 21-22 साल का था, उस टाइम पे भी मैंने ये सोचा था कि अगर मान लो लाइफ में कुछ वर्स हो गया, मान लो कुछ एक्सीडेंट हो गया, आपका हाथ नहीं रहा, पैर नहीं रहा, कुछ अनटूवर्ड हो गया, तो जो मैं ऑप्शन चूज़ कर रहा हूँ, क्या वो उन सिनारियोज में भी काम करेगा क्या? तो शेयर बाज़ार इसमें भी बड़ा फिट बैठता था, बिकॉज शेयर बाज़ार में आपको सिर्फ एक चीज़ चाहिए। अगर आपका दिमाग अच्छे से चल रहा है, तो आपको और कोई चीज़, अगर आपके दूसरे कोई अंग में कुछ लॉस हो गया, कुछ नुकसान हो गया, फिर भी आप शेयर बाज़ार में रह के पैसे कमा सकते हो। तो ये और एक एडवांटेज था जो मुझे शेयर बाज़ार में लगा। और एक चीज़ कि शेयर बाज़ार में कोई रिटायरमेंट एज नहीं है। जैसे आप कहीं भी नौकरी कर रहे हो या चाहे बिजनेस भी कर रहे हो, तो आप एक पॉइंट के बाद थक जाते हो कि डेली ऑफिस जाना, डेली फैक्ट्री पे जाना और वगैरह। और जॉब कर रहे हो तो ऑब्वियसली हर एक इंस्टीट्यूट का अलग होता है, कहीं 55 का रिटायरमेंट, कहीं 58, 60, 65। तो एक एज डिफाइंड होता है कि इस एज के बाद आपको रिटायर होना ही पड़ता है। जबकि शेयर बाज़ार में ऐसा कोई रिटायरमेंट एज नहीं है। इनफैक्ट जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस्ड होते जाते हो, जैसे जैसे आपका नंबर ऑफ़ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस बढ़ते जाता है, वैसे वैसे आपका नॉलेज और अच्छे शेयर्स को चुनने की समझ और भी बढ़ते जाती है। तो जो मैंने वॉरेन बफेट का एग्जांपल लिया था, वो आज की डेट में 94 ईयर्स के हैं, 94 ईयर्स, और वो कितना पैसा मैनेज करते हैं? 100 लाख करोड़ के आसपास। 94 ईयर्स के एज में भी वो बंदे एक्टिव हैं। 100 लाख करोड़ के आसपास का पैसा वो मैनेज करते हैं, जस्ट बिकॉज उनका दिमाग बड़ा चुस्त है, बड़ा तेज़ी से चल रहा है। तो चलो अभी गलतियों की लिस्ट के थ्रू गो थ्रू करते हैं। ऑलमोस्ट 14-15 गलतियां मैंने नोट कर रखी हैं, और उससे क्या सीखने मिला है वो मैं शेयर करूंगा। तो पहली गलती, ऊपर वाले की दया रही है कि ये गलती मैंने खुद नहीं की, लेकिन मैंने आसपास काफ़ी लोगों को ये गलती करते देखी है। पहली गलती जो कई लोग करते हैं, वो है कि उधार के पैसों से शेयर बाज़ार में निवेश करते हैं। ये गलती कभी नहीं करनी चाहिए। आपके पास अगर पैसे नहीं हैं तो आप मेहनत करिए, पैसों को कमाने की कोशिश करिए, बचाने की कोशिश करिए, लेकिन उधार के पैसों से शेयर बाज़ार में कभी भी निवेश नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर मान लो मार्केट अच्छा चल रहा है या मार्केट
डाउन चल रहा है इसलिए आप पैसे उधार ले रहे हो, तो आप पे हमेशा ये प्रेशर रहेगा। आपने अगर ब्याज पे लिया है 8%, 10%, जितना भी आप ब्याज दे रहे हो, आप पे हमेशा ये प्रेशर रहेगा कि मुझे जो ब्याज दर है उससे ज़्यादा रिटर्न्स जनरेट करने हैं, तभी जाके मेरे जेब में कुछ आएगा। दूसरी चीज़, मान लो आपको बिना ब्याज के पैसे मिले, तभी भी आपके सिर पे वो टेंशन तो रहेगा ना कि मैंने ये पैसे उधार लिए हैं, अब मुझे लौटाने हैं। तो जब आपने जो शेयर खरीदे उसके भाव गिरने लगेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस हिलने लगेगा, आप गलतियां करने लगेंगे आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में। तो ये गलती कभी भी मत करिए, उधार के पैसों से कभी भी शेयर बाजार में निवेश नहीं करना चाहिए। तो अब आते हैं दूसरी गलती की ओर, इमोशनल बायसेस। मैं जितने भी शेयर मार्केट इन्वेस्टर्स को जानता हूँ, सब ने ये गलती अपने करियर में कभी ना कभी तो की ही हुई है। जैसे मैं अपना खुद का एग्जांपल देता हूँ। क्योंकि मेरी पहली जॉब इन्फोसिस में लगी थी, तो मैंने शेयर भी इन्फोसिस का ख़रीदा निवेश करने के लिए, बिकॉज मेरा उसके साथ इमोशनल अटैचमेंट था। तो भले ही इन्फोसिस में मैंने थोड़े बहुत पैसे कमाए, लेकिन वो सही इन्वेस्टमेंट डिसीजन था क्या? नहीं, बिकॉज आई कुड सी, मैं देख सकता था कि इन्फोसिस थोड़ा ट्रबल टाइम से जा रही थी, जबकि उसी टाइम पे टीसीएस काफ़ी बेटर परफॉर्म कर रही थी। तो अगर मैंने जितने पैसे इन्फोसिस में डाले थे, उतने ही पैसे अगर मैंने टीसीएस में डाले होते, तो मेरे पास कई गुना ज़्यादा पैसे जमा हुए होते, कई ज़्यादा रिटर्न्स मैंने जनरेट किए होते। दूसरा एग्जांपल मैं दूं, मेरा सबसे पहला सेविंग्स अकाउंट मैंने खुलवाया था देना बैंक में। तो अगेन मेरा उसके साथ एक इमोशनल अटैचमेंट था कि सबसे पहला मेरा बैंक अकाउंट देना बैंक में। तो मैंने शेयर्स भी देना बैंक के ख़रीदे, भले ही बहुत कम अमाउंट के ख़रीदे, लेकिन अगेन वो गलत डिसीजन था। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें कि किसी भी स्टॉक से आप इसलिए इमोशनली अटैच मत हो जाइए बिकॉज आपकी पर्सनल लाइफ में आप उससे जुड़े हुए हो, चाहे आप उसके कंज्यूमर हो या चाहे आप उस कंपनी में काम कर रहे हो, इसलिए उसमें निवेश मत कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर मेरा अकाउंट आईसीआईसीआई बैंक में है तो मुझे आईसीआईसीआई बैंक का कभी शेयर खरीदना ही नहीं चाहिए। मैं बस ये कह रहा हूँ कि मुझे शेयर आईसीआईसीआई बैंक का इसलिए नहीं खरीदना चाहिए बिकॉज मेरा अकाउंट उस बैंक में है। अगर मुझे लगता है कि आईसीआईसीआई बैंक बैंकिंग सेक्टर में सबसे अच्छा करेगी, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, बाकी जो दूसरे बैंक्स हैं उन सबसे अच्छा परफॉर्म करेगी, इसलिए मैं वो शेयर खरीद रहा हूँ, तब वो डिसीजन सही है। लेकिन जस्ट बिकॉज मेरा अकाउंट आईसीआईसीआई बैंक में है या मैं उससे किसी तरह से जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए मैं उसका शेयर खरीदूँ, तो वो एक गलत इन्वेस्टमेंट डिसीजन है। आइए चलते हैं तीसरी गलती की ओर। अगेन ये गलती मैंने तो नहीं की, लेकिन मैंने अक्सर लोगों को करते हुए देखा है। अननोन लोगों से स्टॉक टिप्स लेना और उस हिसाब से निवेश करना। आप किसी व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लिया या टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लिया या न्यूज़ चैनल में आपने कहीं देख लिया, पढ़ लिया कि अच्छा इसमें निवेश करें, वो उतना बढ़ जाएगा, ये गलती कभी मत करिए। क्योंकि अगर मान लीजिए कि वो टिप सही भी हुई, आपने उसमें पैसा निवेश किया, आपने थोड़ा बहुत पैसा बना भी लिया, तो भी क्या मतलब है उसका? बिकॉज वो पैसा आपके दिमाग से, आपके नॉलेज से कमाया हुआ नहीं है, तो वो रेपिटेबल नहीं है। आप अगर एक बार इस आदत में फंस जाएंगे तो आप हमेशा ऐसे टिप्स के ऊपर ही डिपेंडेंट रह जाएंगे, और चांसेस है कि आप 2-4 बार अच्छा निवेश कर लें और अच्छे पैसे कमा लें, लेकिन 5वीं या 6ठी बार जब आपकी गलती होगी तो हो सकता है आपने पहले 4 बार में जितना पैसा कमाया है उससे ज़्यादा आप 5वीं या 6ठी बार जब आपका नुकसान होगा तब गंवा दोगे। बिकॉज जब कोई टिप देता है तो वो किस सोच के हिसाब से दे रहा है, किस कारणों के हिसाब से दे रहा है, उसको जाने बिना, उसको समझे बिना निवेश करना बहुत ही गलत डिसीजन है। हो सकता है उसने टिप इंट्राडे के हिसाब से दिया हो, या उसने हो सकता है टिप 1 हफ्ते, 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना उस
अवधि के हिसाब से दिया हो, उसने ये सोच के दिया हो कि कोई अच्छा न्यूज़ आने वाला है या कुछ अच्छा होने वाला है इसलिए वो दिया हो, और फिर वो न्यूज़ आए ही ना, तो आपको अगर पता नहीं है कि वो टिप या कोई इन्फॉर्मेशन कोई दे रहा है तो उस पर बेसिस क्या है, तो आप उसमें चांसेस हाई है कि आप गलती कर बैठो और लॉस कर बैठो। अब चलते हैं चौथी गलती की ओर। ये चीज़ अगेन मैंने हर किसी को ये गलती करते हुए देखा है। जनरली लोग क्या करते हैं, अगर आपको कोई इंडस्ट्री कोई सेक्टर पसंद आया, मान लो आपको पेंट्स का सेक्टर पसंद आया, राइट, तो लोग पेंट्स में 4-5 जो कंपनियां हैं उनको एनालाइज करते हैं, फिर वो देखते हैं कि जो पेंट्स में सबसे बड़ी कंपनी है, मान लो हमारे केस में एशियन पेंट सबसे बड़ी कंपनी है इंडिया में, तो लोग उसका आकलन करेंगे, पी रेशियो देखेंगे कि अरे एशियन पेंट्स 50 के पी पे मिल रहा है, 45 के पी पे मिल रहा है, जबकि बर्जर पेंट या एक्सो नोबल या इंडिगो पेंट सस्ते पी पे मिल रहा है। तो लोग क्या करते हैं कि अरे ये वैल्यूएशन गैप है, जो सेकेंड प्लेयर, थर्ड प्लेयर, फोर्थ प्लेयर, फिफ्थ प्लेयर वो कम पी पे मिल रहा है, मैं उसमें निवेश करता हूँ क्योंकि जो मार्केट लीडर है मुझे उसका पी ज़्यादा लग रहा है। तो हम क्या करते हैं कि मार्केट लीडर में निवेश नहीं करते हैं ये सोच के कि उसका वैल्यूएशन हाई है, उसका पी मल्टीपल हाई है, तो हम लोग सेकेंड, थर्ड या फोर्थ प्लेयर पे निवेश करते हैं। तो जैसे जैसे वो ग्रो करेगा, रेवेन्यू ग्रो करेगा, वो तो एप्रिसिएशन मिलेगा, साथ में वैल्यूएशन गैप जब ब्रिज होगा, पी रेशियो दोनों के कॉमन हो जाएंगे, तो हमें उसका भी फ़ायदा मिलेगा। ये गलती भी मैंने कई बार की है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे रेटिंग एजेंसी सेक्टर काफ़ी पसंद आया, तो रेटिंग एजेंसी सेक्टर में क्रिसिल इज़ द मार्केट लीडर, और केयर और इकरा, ये तीन इंडिया में मेजरली ये तीन प्लेयर्स ही हैं। तो मैंने सेक्टर को एनालाइज़ किया, ये तीनों स्टॉक्स को एनालाइज़ किया, और फिर फाइनली मैंने डिसीजन किया कि मैं केयर रेटिंग्स में निवेश करूँगा। क्यों? क्योंकि मुझे क्रिसिल का वैल्यूएशन बड़ा महंगा लग रहा था। मैंने निवेश किया, आई थिंक 2.5-3 साल मैंने वेट किया, मैं देख रहा हूँ क्रिसिल का शेयर प्राइस, जब मुझे ख़रीद रहा था मैं केयर का शेयर, तब भी वो मुझे महंगा लग रहा था, लेकिन वो पिछले 2.5-3 साल में अच्छा रिटर्न्स दिए जा रहा था, वो वैल्यूएशन और भी महंगा होते जा रहा था, जबकि केयर ने हार्डली कुछ रिटर्न्स दिया। तो ये सिर्फ एक इंडस्ट्री का एग्जाम्पल नहीं है, आप कितने भी इंडस्ट्रीज देख लीजिए, लोग जनरली ये गलतियां करते हैं कि मार्केट लीडर को सेकेंड, थर्ड, फोर्थ प्लेयर के साथ कंपेयर करते हैं, और फिर देखते हैं कि अच्छा इसका पी कम है तो हम मार्केट लीडर तो बहुत महंगा लग रहा है उसमें नहीं डालते हैं, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ प्लेयर में डालते हैं। ये गलती कभी मत करिए। मैं अपने 15 सालों के अनुभव से बता रहा हूँ, मैंने ये गलती कई बार की है, मल्टीपल सेक्टर्स में की है। बैंकिंग का एग्जांपल देख लो, जब मुझे बैंकिंग में निवेश करना था तो मुझे HDFC बैंक बड़ा महंगा लगता था कि उसका प्राइस टू बुक वैल्यू बहुत ज़्यादा है, ICICI बैंक आधे प्राइस टू बुक वैल्यू में मिल रहा है एज़ कम्पेयर टू HDFC बैंक। लेकिन मैंने देखा 5 साल 7 साल मेरा ICICI बैंक का शेयर हार्डली कुछ मुनाफा कर पाया, लेकिन HDFC बैंक का शेयर ऑलमोस्ट डबल हो गया, उससे ज़्यादा हो गया, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा। तो ये गलती कभी मत करिए, बिकॉज आप खुद ही सोचिए कि अगर कोई कंपनी उस इंडस्ट्री की मार्केट लीडर है, राइट, तो उसके पास कुछ तो एडवांटेज होगा, उसके पास कुछ तो ऐसा अलग होगा जो उसके इंडस्ट्री में दूसरे प्लेयर्स हैं उससे बेटर होगा, जिसकी वजह से वो पास्ट में अच्छा ग्रोथ कर पाया है और मार्केट शेयर उसका हाई है, मार्केट लीडर है वो, राइट। तो आप उसको एनालाइज कीजिए, देखिए कि अगर वो जो डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर है अगर वो कंटिन्यू करने वाला है तो आप मार्केट लीडर के साथ ही बने रहिए। आप मेरी बात का यकीन कीजिए, शेयर बाज़ार मार्केट लीडर को हमेशा हाई वैल्यूएशंस देता है, तो इसलिए सेकंड, थर्ड या फोर्थ प्लेयर में निवेश मत कीजिए क्योंकि आपको पी रेशियो वाइज वो सस्ता लग रहा है, वो गलती मत करिए।
अगर आपको यकीन है कि जो मार्केट लीडर है उसका वो एडवांटेज जिसकी वजह से वो मार्केट लीडर है वो कंटिन्यू करेगा, तो आप मार्केट लीडर में ही निवेश कीजिए। इसके दो एक्सेप्शंस हैं। पहला एक्सेप्शन, जब मार्केट बहुत ही फ्रैगमेंटेड है, बहुत ही बहुत ही डिस्ट्रीब्यूटेड है, जो मार्केट लीडर है उसके खुद के पास सिंगल डिजिट मार्केट शेयर है। जैसे फॉर एग्जांपल फार्मा सेक्टर, राइट। इंडिया में फार्मा सेक्टर का जो मार्केट लीडर है वो सन फार्मा है, उसके खुद के पास कुछ 8.5% का मार्केट शेयर है। तो मार्केट लीडर के पास इतना बड़ा कोई एडवांटेज नहीं है, राइट। तो आप ऐसे सिनारियोस में एक्सेप्शन ले सकते हो। या फिर दूसरा एग्जांपल है कि जहाँ पर मार्केट लीडर में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, वो इंडस्ट्री ग्रोथ को मैच नहीं कर पा रहा है या इंडस्ट्री ग्रोथ से कम ग्रोथ कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल आप बैग इंडस्ट्री देख लो, लगेज इंडस्ट्री देख लो, राइट। इंडिया में लिस्टेड स्टॉक्स के नाम पे 2 ही हैं, वीआईपी इंडस्ट्रीज और सफारी इंडस्ट्रीज। तो कई कई सालों तक वीआईपी इंडस्ट्रीज मार्केट लीडर था, उसके पास ऑलमोस्ट 50-55-60% के आसपास मार्केट शेयर था लगेज इंडस्ट्री में। लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से वीआईपी इंडस्ट्रीज में इंटरनल कंपनी रिलेटेड चैलेंजेस चल रही थी। जो ओनर है वो अपनी कंपनी बेचना चाह रहा था, मैनेजमेंट में इश्यूज चल रहे थे, वगैरह वगैरह। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि जो सेकेंड बिगेस्ट प्लेयर है सफारी इंडस्ट्रीज, वो कंसिस्टेंटली लास्ट पिछले 4-5 साल से, कोविड के बाद से मार्केट शेयर गेन करे जा रहा है। तो आप कहीं पर भी जाके स्क्रीनर पे या मनी कंट्रोल या किसी भी वेबसाइट पे जाके दोनों के चार्ट्स कंपेयर करिए पिछले 4-5 साल के, तो आपको कंप्लीट डाइवर्जेंस दिखेगा। वीआईपी इंडस्ट्री का शेयर प्राइस ऐसे ऐसे आपको चार्ट ऐसे दिखेगा गिर रहा है, और सफारी इंडस्ट्रीज का मल्टीपल टाइम्स 6-7 गुना हो गया है, राइट। तो अगर ऐसा एग्जांपल है जहाँ पर जो मार्केट लीडर है वो कंसिस्टेंटली अपना मार्केट शेयर लूज करे जा रहा है, और जो दूसरा तीसरा चौथा या जो भी स्मॉलर प्लेयर है वो अपना मार्केट शेयर कंसिस्टेंटली गेन कर रहा है, तो आप उस प्लेयर के साथ रह सकते हैं, आपको बेटर और अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। अब आते हैं 5वीं गलती की ओर। ये भी मैंने तकरीबन हर एक इन्वेस्टर को करते हुए देखा है। वो है कि अपने टाइम होराइजन को स्टिक नहीं करते। इसका मतलब क्या है कि कई लोग ऑलमोस्ट जो भी शेयर बाज़ार में आते हैं इनिशियली वो इंट्राडे ट्रेडिंग ट्राई करते ही हैं। तो कई लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं ट्राई, कुछ लोग स्विंग ट्रेडिंग ट्राई करते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब आज बेचा आज ही खरीद लिया, या आज खरीदा आज ही बेच दिया। स्विंग ट्रेडिंग का मतलब आज खरीदा, एक दिन, एक हफ्ता, 3 महीना, 6 महीने बाद बेच दिया, राइट। तो मेजॉरिटी लोग ये गलती करते हैं कि मान लो इंट्राडे के लिए ट्रेड लिया, मान लो मैंने HDFC बैंक के 100 शेयर खरीदे, मुझे लगा कि 1600 रुपये का भाव है, वो 1610 हो जाएगा, मैं बेच दूंगा तो मेरे को 1000 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। और मान लो 1600 से 1610 होने की जगह 1580 हो गया, 2000 रुपये का मेरा लॉस हो रहा है। तो लोग क्या करेंगे कि नहीं यार लॉस नहीं लेते हैं, अच्छी कंपनी है, हम शेयर खरीद लेते हैं, मतलब आज इसको बेचते नहीं है, जब वापस से भाव बढ़ जाएंगे 1580 से 1610 हो जाएंगे तब बेच देंगे। ये गलती कभी मत करिए। आई नो जब आप इंट्राडे ट्रेडिंग या स्विंग ट्रेडिंग लेते हो और आपको लॉस मिलता है, आप जिस डायरेक्शन में ट्रेड ले रहे हो शेयर उसकी उल्टी डायरेक्शन में चल पड़ता है, तो वो लॉस पचाना बहुत मुश्किल होता है कि यार नहीं यार लॉस कैसे बुक करें, रहने देते हैं ना, भाव डिस्कवर हो जाएगा, मतलब आगे जाके भाव बढ़ जाएगा। बट ये गलती कभी मत करिए। मैंने सभी लोगों को ये गलती करते देखा है। लोग इतनी छोटी सी गलती कब बड़ी बन जाए वो आपको पता भी नहीं चलेगा। मैंने कई बार लोगों को देखा है कि वो 1% शेयर का प्राइस 1 या 1.5% गिरा है, उतना लॉस बचाने के लिए वो उस टाइम पे कंपनी को बेचते नहीं हैं, और फिर धीरे धीरे शेयर गिरते जाता है। कभी किन किन केसेस में
वो जो कैपिटल है उसका शेयर आधा हो जाता है, किन किन केसेस में वो 10% हो जाता है, लेकिन लोग उसके साथ चिपके रहते हैं, निकलते नहीं हैं। तो ये गलती बिल्कुल मत करिए। आपके पोर्टफोलियो को एकदम क्लीन रखिए। अगर आपने किसी कंपनी में किसी अजम्पशन के साथ, किसी सोच के साथ और किसी टाइम हॉराइजन के साथ निवेश किया था, मान लीजिए आपने स्विंग ट्रेडिंग किया है 3 महीने की अवधि के लिए, आपने सोचा कि मुझे लग रहा है कि ये कंपनी रिज़ल्ट अच्छा देगी तो मैं ले लेता हूँ, 3 महीने में भाव बढ़ जाएगा। तो आपने अगर 3 महीने की अवधि ले रखी है तो 3 महीने बाद निकल जाइए, या 3 महीने से पहले या 3 महीने के अंदर निकल जाइए। ये मत सोचिए कि नहीं यार अब शेयर प्राइस तो 5% गिर गया है या 7% गिर गया है, 10% गिर गया है। मेजॉरिटी लोग क्या करते हैं कि जब नुकसान होता है तो नुकसान बुक नहीं करते हैं, और फिर जो चीज़ उन्होंने इंट्राडे के लिए या स्विंग ट्रेडिंग के लिए ली होती है उसमें ज़बरदस्ती लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन जाते हैं कि यार रहने देते हैं, नुकसान बुक नहीं करते हैं, 1 साल रुक जाते हैं, 2 साल रुक जाते हैं, 5 साल रुक जाते हैं। अगर आप शेयर बाज़ार में निवेश किया है तो आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ पाओगे कि इस गलती की वजह से कितना आपके पोर्टफोलियो को पेन होता है, राइट। तो ये गलती बिल्कुल मत करिए। आपने निवेश करते वक्त जिस भी टाइम हॉराइजन के बारे में सोचा है कि मैं इतने अवधि के लिए निवेश कर रहा हूँ, उतनी अवधि के बाद वो निकल जाइए। मैं लंबी अवधि की बात नहीं कर रहा हूँ, 5 साल या ज़्यादा अवधि है उसमें कोई टेंशन नहीं है, उसमें आप 1-2 साल एक्सटेंड भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग 1 साल से कम अवधि के लिए निवेश कर रहे हैं, तो जैसे ही आपने जो भी टाइम होराइजन सेट किया था उसके बाद निकल जाइए। चाहे आपका मुनाफा हुआ हो चाहे लॉस हुआ हो, उसको ज़बरदस्ती लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कन्वर्ट मत करिए। अब आते हैं छठी गलती की ओर। ये भी मैंने तकरीबन मेजॉरिटी लोगों को ये गलती करते देखी है। ये गलती और प्रीवियस गलती एक तरह से लिंक्ड है। लोग क्या करते हैं कि इस मानसिकता के साथ आते हैं कि हमें हर एक शेयर, जो भी शेयर हमने खरीदा है, हर एक शेयर से पैसा कमाना है। मान लो आपके पोर्टफोलियो में 10 शेयर्स हैं, तो लोगों को होता है कि मैंने 10 शेयर खरीदे हैं, जो जो भी कंपनी के खरीदे हैं, मुझे हर एक में मुनाफा होना चाहिए। अगर जब मुनाफा होगा तभी मैं बेचूंगा, अगर शेयर मेरे खरीद भाव से नीचे चल रहा है मैं उसे बेचूंगा ही नहीं। ये गलती अगेन मत कीजिए। इसकी वजह से आपके पोर्टफोलियो में बहुत पेन रहता है, आपका पोर्टफोलियो अंडर परफॉर्म करता है। तो आप आपके पोर्टफोलियो को पोर्टफोलियो के हिसाब से देखिए, आपके पोर्टफोलियो ने कैसे किया। अगर आपके पोर्टफोलियो में 2-4 अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक्स हैं तो आप उसे बेच दीजिए, आप आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स के साथ बने रहिए, राइट। मैंने कई लोगों को ये गलती करते देखी है। किसी किसी शेयर में फंस जाएंगे, मान लो यस बैंक में किसी दाम पे फंस गए, नहीं अभी नहीं बेचना है, जब तक मेरा भाव नहीं आएगा तब तक मुझे नहीं बेचना है। या फिर मान लो कोई वोडाफोन आइडिया में फंस गया कि 13 रुपये में ख़रीद लिया, आज 8-9 रुपये का भाव चल रहा है, नहीं जब तक उसमें मुनाफा नहीं होगा मैं नहीं बेचूंगा। जो सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर है शेयर बाज़ार में इन टर्म्स ऑफ पोर्टफोलियो साइज, वॉरेन बफेट, उनकी भी 10 के 10 शेयर सही नहीं होते। उनका भी सक्सेस रेट 85-90% के आसपास रहता है। सोच लो आप, 1 लाख करोड़ के वैल्यू बनाई है उन्होंने, उनकी भी 85-90% सक्सेस रेट है। मतलब अगर वो 20 स्टॉक्स चुनते हैं तो उसमें से दो चार उनके भी गलत हो जाते हैं, उसमें उनका भी नुकसान हो जाता है। तो आप ये मत सोचिए कि मैं कोई भी शेयर लूँ वो बढ़ना ही चाहिए, मेरा हमेशा शेयर सही होना चाहिए, किसी शेयर में मेरा नुकसान होना ही नहीं चाहिए। इस मानसिकता के साथ आप निवेश करेंगे तो आपका पोर्टफोलियो अंडर परफॉर्म करेगा, आप गलत डिसीजन करेंगे। तो इस मानसिकता के साथ नहीं रहिए। इनफैक्ट मैं तो कहूँगा कि अगर आपका सक्सेस रेट 70-80% के बीच में है, मतलब अगर आपने 10 में से 7 या 8 अच्छे स्टॉक्स चुन लिए हैं तो आपका पोर्टफोलियो बहुत अच्छा करेगा। आपका पोर्टफोलियो इंडेक्स रिटर्न्स को आराम से आउट परफॉर्म करेगा। तो आप टारगेट ये रखिए कि
मेरा सक्सेस रेट, मेरा स्टॉक्स चुनने का सक्सेस रेट तकरीबन 70 to 80% के आसपास हो। वर्स्ट केस सिनेरियो अगर आप 60 to 70% भी सही स्टॉक चुन लेते हो तो भी आप इंडेक्स रिटर्न्स को मीट कर पाओगे। यानी कि अगर 10 में से आपने 6 स्टॉक भी सही चुन लिए और एलोकेशन सबके बीच में बराबर है तो आपका पोर्टफोलियो ऑलमोस्ट इंडेक्स रिटर्न्स को मैच करेगा। ये मेरा 15 साल का जो मैंने एनालाइज किया है उसके बेसिस पे मेरा पैटर्न और ऑब्जर्वेशन है। ये कोई गारंटी नहीं है, राइट? इसके पीछे कोई रिसर्च नहीं है जो मैं पब्लिश करके आपको बता सकूं कि अच्छा ये जो मैं नंबर दे रहा हूँ वो एग्जैक्टली सही है, बट ये मोटा मोटी मेरा अंदाज़ है और मैंने देखा है कि ये रेशियो आसानी से वर्कआउट करता है। अब आते हैं 7वीं पॉइंट की ओर। ये थोड़ा सा सब्जेक्टिव है बिकॉज इंडिया में ऑलमोस्ट 1 करोड़ या शायद उससे ज़्यादा लोग किसी ना किसी तरह से सरकारी कंपनियों से जुड़े हुए हैं, या तो डायरेक्टली सरकारी कंपनी में काम कर रहे हैं या उनके फैमिली मेम्बर या क्लोज रिलेटिव वहाँ पर काम कर रहे हैं। तो हो सकता है उनके लिए थोड़ा टची सब्जेक्ट हो, लेकिन अगर आप निवेश कर रहे हैं तो आपको दिमाग से सोचना चाहिए, दिल से थोड़ा कम, राइट? तो मेरा बहुत ही एक स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया है कि मैं PSU स्टॉक्स में, PSU शेयर्स में अपना पोर्टफोलियो का निवेश मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5% से बियॉन्ड नहीं करता। आप थोड़ा कंजर्वेटिव हो तो आप के लिए रेंज वो 5 से 10% हो सकती है, लेकिन मेरा क्लियर सजेशन होगा कि आपके पोर्टफोलियो का एलोकेशन PSUs में 10% से ज़्यादा मत रखें। बिकॉज मेरा बहुत स्ट्रांगली मानना है कि देर इज़ नो बिजनेस फॉर द गवर्नमेंट टू डू बिजनेस, राइट? क्योंकि मैं आपको एग्जांपल के साथ बताता हूँ। जैसे आपने मान लो कोल इंडिया में निवेश किया, राइट? कोल इंडिया क्या करती है? कोल की खदानों से कोल निकालती है, और जो कोल का प्राइस है वो इंटरनेशनल मार्केट में डिसाइड होता है, लंदन मार्केट में, चाइना मार्केट में। मान लो कि इंटरनेशनल मार्केट में कोल का दाम 40% से बढ़ गया, तो क्या आपको लगता है कोल इंडिया अपने दाम 40% से बढ़ा पाएगा? अगर वो प्राइवेट सेक्टर एंटिटी होता तो हो सकता है 40%, 35%, 30-35% के आसपास तो बढ़ा ही लेता, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में दाम बढ़ गए हैं। तो अगर कोल इंडिया दाम बढ़ाएगा तो जो भी उसके कंज्यूमर्स हैं उनको वो ख़रीदना ही पड़ेगा। अगर वो इंटरनेशनल मार्केट से इंपोर्ट करने की कोशिश करेंगे तो उन्हें और भी महंगा पड़ेगा। लेकिन बिकॉज कोल इंडिया एक सरकारी कंपनी है, मुझे नहीं लगता कि कोल इंडिया अपना दाम इतनी तेज़ी से बढ़ा पाएगा। क्यों? क्योंकि मान लो अगर कोल इंडिया ने कोल के दाम बढ़ा दिए, 30% से बढ़ा लिए मान लो, तो क्या होगा कि जो कंपनियां बिजली बनाती हैं कोयले से, उनका कॉस्ट बढ़ जाएगा, प्रोडक्शन कॉस्ट, तो उनका बिजली उत्पादन का कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो वो कहेंगे कि यार हम लोग घाटे में सौदा नहीं कर सकते, हम इलेक्ट्रिसिटी के रेट्स बढ़ा देंगे, राइट? तो अगर इलेक्ट्रिसिटी के रेट्स 25-30% बढ़ गए तो कंज्यूमर्स का ज़बरदस्त हो हल्ला हो जाएगा कि यार महंगाई इतनी बढ़ गई है, इलेक्ट्रिसिटी इतनी महंगी हो रही है। तो समवेयर डाउन द लाइन सरकार को आके चिप इन करना पड़ेगा कि नहीं नहीं इतने दाम मत बढ़ाओ, हम सब्सिडाइज करते हैं, कोल के दाम हम इतने बढ़ने नहीं देंगे, क्योंकि सरकारी कंपनी है, राइट? डायरेक्ट वे में नहीं कहते, बट इनडायरेक्ट वे में ज़्यादातर केसेस में यही होता है। दूसरा एग्जांपल आप दे लो IRCTC का, राइट? अब इंडियन रेलवे ज़्यादा से ज़्यादा प्रीमियम ट्रेन्स बना रही है, वंदे भारत ट्रेन्स बना रही है। वहाँ हायर मिडिल क्लास, इवन मिडिल क्लास के कंज्यूमर्स भी जाते हैं, बट रिच क्लास भी जाते हैं। तो अगर IRCTC को लगे कि वो जो एग्जीक्यूटिव चेयर लेते हैं उनका कन्वीनियंस फीस बढ़ा दें तो वो बढ़ा सकते हैं। मतलब जो रिच क्लास है उसको नहीं फ़र्क पड़ेगा कि अगर वो 10 रुपये 20 रुपये कन्वीनियंस फ़ी बढ़ा दें पर टिकट, लेकिन वो बढ़ा पाएगी नहीं। आप रिसेंटली उसके मैनेजमेंट का कॉल इंटरव्यू देख लीजिए, काफ़ी सारे एनालिस्ट पूछ रहे थे कि क्या हम कन्वीनियंस फ़ी बढ़ाएंगे, क्या हम कन्वीनियंस फ़ी बढ़ाएंगे।
तो उनका जवाब था नहीं, हम लोग स्केल पे फोकस करेंगे, हम कन्वीनियंस फ़ी नहीं बढ़ाएंगे, हम पैसेंजर का ध्यान रखेंगे, वी हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ सोसाइटी। वो सब चीज़ें सही हैं, एज अ सोसाइटी एवरी कंपनी हैज़ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट एज एन इन्वेस्टर मार्केट में 5,000 से ज़्यादा कंपनियां लिस्टेड हैं। मुझे कितनी कंपनियां चूज करनी है? 15 से 20। एवरेज आइडियल पोर्टफोलियो के लिए 20 कंपनियों से ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। तो मेरे को कोई कंपल्शन नहीं है कि मैं ऐसी कंपनी में निवेश करूं जहां इतने सारे रिस्ट्रिक्शंस हो या हमेशा डर हो कि सरकार इंटरवेंशन करेगी या दाम नहीं बढ़ाने देगी वगैरह, राइट। तो इसलिए ये क्राइटेरिया मेरे लिए बहुत वर्क करता है। मैं अपने पोर्टफोलियो का जो भी पीएसयू में एलोकेशन है उसको 5% से ज़्यादा एक्सीड नहीं करता हूँ। और मैंने पीएसयूज़ में इन्वेस्ट भी किए हैं, काफ़ी सारे पीएसयूज़ बैंक्स में इन्वेस्ट की। देना बैंक भी तो पब्लिक बैंक ही थी। फिर मैंने एनएमडीसी में बहुत बड़ा एलोकेशन ले रखा था। मुझे लगता था कि आयरन ओर के दाम बढ़ेंगे तो एनएमडीसी तो मोनोपोली प्ले है इंडिया में, एनएमडीसी के पास ही खदान थी। कुछ स्टील प्लांट्स के पास आयरन की कैप्टिव खदान थी, बट अदरवाइज एनएमडीसी के पास ही थी। तो उसने डिविडेंड तो अच्छा दिया, लेकिन मैं ऑलमोस्ट 7-8 साल तक बना रहा, लेकिन ज़्यादा कुछ रिटर्न्स नहीं दिए एनएमडीसी में। तो ऐसा मैंने काफ़ी सारे पीएसयू स्टॉक्स में ऐसी मार खा चुकी है, इसलिए मैंने एक बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल बना दिया है, मैं अपने पोर्टफोलियो का एलोकेशन 5% से ज़्यादा किसी भी पीएसयू में नहीं डालूंगा। अब आते हैं 8वीं गलती की ओर। ये भी मैंने ज़्यादातर लोगों को करते देखी है। लोग क्या करते हैं कि वो सोचते हैं मेरा एलोकेशन हर एक सेक्टर में होना चाहिए। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, मैंने अपना एलोकेशन कुछ ही लिमिटेड सेक्टर्स में रिस्ट्रिक्ट कर लगा है, जहाँ मुझे लगता है कि वो सेक्टर्स के पास कुछ एक इनहेरेंट एडवांटेज है, कोई प्राइसिंग एडवांटेज है या इनोवेटिव प्रोडक्ट्स है या ऑपरेशनल लेवरेज है। मैं उन सेक्टर्स या उन कंपनीज में निवेश नहीं करता जिसमें कोई ऐसा डिस्टिंक्ट एडवांटेज नहीं है, जैसे कॉमोडिटी रिलेटेड सेक्टर्स, राइट। जब आप स्टील का बर्तन खरीदने जाते हो तो क्या आप देखते हो कि वो स्टील टाटा स्टील ने बनाया है या जेएसडब्ल्यू स्टील ने बनाया है या किसी लोकल स्टील मैन्युफैक्चरर ने बनाया है? जनरली नहीं, राइट। आप जब सीमेंट खरीदने जाते हो तो आप इतना कॉन्शियसली देखते हो कि नहीं, मुझे इस सीमेंट कंपनी का ही मैं सीमेंट खरीदूंगा। मेजॉरिटी लोग ये नहीं करते, बिकॉज ज़्यादातर जो भी सीमेंट बनाने वाली कंपनियां हैं उनका प्रोडक्ट 19-20 सिमिलर ही है इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, राइट। तो ऐसे जो भी सेक्टर हैं जहाँ पर कमोडिटी प्ले है, मैं उन सेक्टर्स को अवॉइड करता हूँ, बिकॉज अगर आपके प्रोडक्ट में इनहेरेंट कोई यूनिकनेस नहीं है, कोई भी आके उसको कॉपी कर सकता है, तो हमेशा वो रिस्क बना रहेगा कि कोई भी आउटसाइड प्लेयर आएगा, वो आपके प्रोडक्ट को कॉपी कर लेगा और आपका मार्केट शेयर छीन लेगा या आपकी ग्रोथ थम जाएगी। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप हर एक सेक्टर में आपको निवेश करना चाहिए। काफ़ी लोग ऐसा होता है कि जैसे न्यूज़ में चल रहा है ना कि ये सेक्टर काफ़ी ट्रेंडिंग है, अच्छा इसमें तो इसमें डालेंगे, उसमें डालेंगे, हर जगह वो 10 जगह अपना ट्राई करेंगे कि अच्छा इसमें भी डालते हैं, उसमें भी डालते हैं, ये भी करते हैं, वो भी करते हैं। अपना डिसिप्लिन मत लूज़ करिए। जो सेक्टर में, जो कंपनीज़ में आपको रियल ग्रोथ, लॉन्ग टर्म ग्रोथ दिखता है अगले 5 साल, 7 साल, 10 साल, उन्हीं कंपनियों में निवेश करिए। ये शॉर्ट टर्म साइक्लिकल ट्रेड्स में मत जाइए कि अच्छा अभी मेटल सेक्टर काफ़ी अच्छा कर रहा है, चाइना का ग्रोथ अच्छा कर रहा है तो कंजम्पशन बढ़ रहा है मेटल का, तो मेटल के स्टॉक्स अच्छे कर रहे हैं। आप मेटल के किसी भी स्टॉक को पकड़ के देख लीजिए, आप टाटा स्टील देखिए, जेएसडब्ल्यू स्टील देखिए, आप हिंडाल्को देखिए, आप उनके पिछले 5 साल, 10 साल, 15 साल के चार्ट उठा के देख लीजिए, क्या उन्होंने अच्छा रिटर्न बना के दिया है? आपको जवाब मिलेगा कि नहीं। ये जो हाईली सिक्लिकल कॉमोडिटाइज्ड प्लेस होते हैं उसमें रिटर्न्स बनाना बहुत बहुत मुश्किल है। उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड कर सकते हो जब साइकिल अपने डाउनटर्न में होता है और
आपको लग रहा है साइकिल घूम रहा है, अप टर्न में आएगा, तो वो जब घूमता है तो रिटर्न बड़ा तेज़ी से देता है। मतलब हो सकता है 1 साल में स्टॉक डबल हो जाए या 1.5 गुना हो जाए या 2 गुना हो जाए। सेम इज़ रियलिटी सेक्टर, राइट। काफ़ी सिक्लिकल सेक्टर है। जो कंपनियां प्रॉपर्टीज़ बनाती हैं, फ्लैट्स बनाती हैं, तो आप देखोगे कि उनके स्टॉक्स ना 4 5 6 साल तक अंडर परफॉर्म करेंगे, फिर अचानक 2 3 साल आउट परफॉर्म करेंगे, 2 गुना 3 गुना एकदम तेज़ी से बढ़ जाएंगे। ऊपर से रियलिटी सेक्टर में जैसे आप जानते हो कि ग्रे एरिया भी बहुत रहता है, खाना पिलाना, यू नो, अथॉरिटीज़ को अप्रूवल्स वगैरह लेना, तो काफ़ी चीज़ें ग्रे एरिया होती हैं। काफ़ी सारे एरिया में कैश, नॉन कैश, वो सब चीज़ें भी होती हैं। तो ऐसे सेक्टर्स को एटलीस्ट मैं अवॉइड करता हूँ। मुझे क्लीन सेक्टर्स चाहिए, क्लीन ग्रोथ वाले सेक्टर्स चाहिए। मुझे हाईली कॉमोडिटाइज्ड, हाईली सिक्लिकल सेक्टर मैं अवॉइड करता हूँ। तो इस चीज़ को नोट करिए कि आप, ज़रूरी नहीं है कि आप हर सेक्टर में निवेश करें, ज़रूरी नहीं कि आप हर ट्रेंड के पीछे भागें। जैसे ही कोई सेक्टर चलने लग जाए आप भागते हैं, अच्छा अच्छा इसको पकड़ते हैं, इसको पकड़ते। ऐसा मत कीजिए। हो सकता है उसमें आपका कभी आप गलत साइकिल में फंस गए, गलत दाम पे फंस गए, तो आप काफ़ी टाइम तक आप नुकसान में रहेंगे। तो ये गलती से आप बचें। अब आते हैं 9th मिस्टेक की तरफ। पेशेंस बहुत ज़रूरी है स्टॉक मार्केट में, राइट। अगर आप लंबी अवधि के लिए निवेश कर रहे हैं तो आपको पेशेंट रहना पड़ेगा। ये मत एक्सपेक्ट करिए कि मेरा जो शेयर है वो हर साल 15% 20% बढ़ना ही चाहिए। ऐसा नहीं होता। एस्पेशली जब आप स्मॉल या मिड कैप स्टॉक्स में डाल रहे हो तो वैल्यू रियलाइज होने में टाइम लग जाता है, कई बार कई कई साल लग जाते हैं। सो एक बहुत ही फेमस कोट है कि मार्केट कैन बी इरैशनल फॉर लॉन्गर देन यू कैन बी रैशनल, राइट। तो इसलिए पेशेंट होना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बहुत ही एक अच्छा एग्जांपल बताता हूँ। मैंने परसिस्टेंट सिस्टम्स में शेयर खरीदे थे 2016 के आसपास। मैंने वो शेयर खरीदे थे। मैंने आई थिंक 600 रुपये में 250 शेयर के आसपास खरीदे थे, तो 1.5 लाख रुपए के आसपास निवेश था। अब उस टाइम पे कंपनी आप कह सकते हो यू नो मिड कैप थी या स्मॉल कैप थी। 2016 में अगर आप देखोगे तो स्मॉल और मिड कैप के बीच में, या मिड कैप आप गिन सकते हो, उस साइज़ की थी। तो मैंने निवेश किया। मैंने 3 साल के आसपास वेट किया। स्टॉक उसी रेंज में घूम रहा था, 500 से 800 के रेंज में। ऐसा नहीं था कि कंपनी अच्छा नहीं कर रही थी, कंपनी अच्छा कर रही थी, उसका रेवेन्यू बढ़ रहा था, मुनाफा बढ़ रहा था, बट समहाउ मार्केट का उस तरफ अटेंशन नहीं था। मार्केट उसको उतना वैल्यू नहीं दे रहा था। फिर 2019 की साल में मुझे प्रॉपर्टी ख़रीदनी थी, तो मैंने काफ़ी सारे शेयर्स बेच दिए, उसमें परसिस्टेंट सिस्टम्स भी बेच दिया। 2019 या 2020 से वो 600 रुपये का शेयर 20 गुना बढ़ गया था। तो मेरा 1.5 लाख रुपए का निवेश अगर मैं बना रहता तो 2024 आते आते वो 1.5 लाख रुपए 30 लाख रुपए हो चुके होते। तो क्या ऐसा था कि 2019 से 2024 के बीच में कंपनी का आय, कंपनी की मुनाफा 20 गुना बढ़ गई? नहीं। बस इतना था कि मार्केट उसको वैल्यू करने लगा था। मार्केट उसको पी रेशियो बढ़ाते जा रहा था, बिकॉज कंपनी अच्छा करे जा रही थी कंसिस्टेंटली। तो क्या इस अनुभव से आपने ये सीखा कि मैंने गलती कर दी 2019 में बेच के? नहीं, मुझे बिल्कुल पछतावा नहीं है कि मैंने उस टाइम पे बेचा, बिकॉज सामने मैंने एक प्रॉपर्टी खरीदी, मुंबई में एक फ्लैट खरीदी, जो बड़ी चीज़ होती है। कई लोग ज़िंदगी में सिर्फ एक बार ये कर पाते हैं, कई लोग तो ज़िंदगी भर एक मुंबई में फ़्लैट नहीं खरीद पाते। तो मैंने जो पैसे निकाले वो किसी मेरी ज़रूरत की चीज़, एक डिसेंट सा घर चाहिए था, उसमें डाले। तो मुझे बिल्कुल पछतावा नहीं है कि मैंने वो जो 1.5 लाख से 30 लाख का जो राइड थी वो मिस कर दी, राइट। अगर मैंने उस पैसों को बेच के किसी डेप्रिशिएटिंग एसेट में डाला होता, मान लो
उस पैसों को बेच के मैंने गाड़ी खरीदने की कोशिश की होती तो मुझे बड़ा पछतावा होता, क्योंकि मैंने एक एप्रिशिएटिंग एसेट को बेच के एक डेप्रिशिएटिंग एसेट खरीदा, राइट। डेप्रिशिएटिंग एसेट मतलब ओवर पीरियड ऑफ टाइम उसकी वैल्यू घटती जाती है। अगर आप मान लो 20 लाख की गाड़ी खरीद रहे हैं, राइट, अगर आप 1 महीने बाद भी उस गाड़ी को बेचने जाएंगे ना तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 19,50,000 मिलेंगे, राइट, क्योंकि कौन कोई पुरानी गाड़ी खरीदना चाहेगा, राइट। तो वो एक डेप्रिशिएटिंग एसेट है। तो मैंने वो गलती नहीं की तो मुझे पछतावा नहीं है। परसिस्टेंट सिस्टम्स ने मुझे पैसे कमा के नहीं दिए, लेकिन उसने मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाया कि मैंने एक मल्टी बैगर को सही टाइम पे पिक किया था। बस किसी कारणों से मैं उसको राइड नहीं कर पाया, लेकिन जो मेरी समझ है, मेरी परख है मल्टी बैगर्स को ढूंढने की, परखने की, उस पर मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ते गया बिकॉज ऑफ दैट पिक कि हाँ मतलब मैं मल्टी बैगर पिक कर पाता हूँ। वो सिर्फ एक एग्जांपल नहीं है, मैंने अपने करियर में कई सारे मल्टी बैगर्स पिक किए हैं। तो कमिंग बैक टू दैट ओरिजिनल पॉइंट, आपको पेशेंस रखना ज़रूरी है। अगर आपकी कंपनी कंटिन्यूसली अच्छा करे जा रही है लेकिन शेयर प्राइस उस हिसाब से अप्रिशिएट नहीं कर रहा है, आप शेयर प्राइस उसी एक बैंड में साइडवेज घूम रहा है या थोड़ा करेक्ट हो रहा है, तो आप पेशेंस रखें। कभी ना कभी मार्केट को वो रियलाइज़ होगा, और जब वो रियलाइज़ होगा ना तो वो बड़ा तेज़ी से बढ़ता है। वो जनरली हर शेयर के साथ मोस्टली यही होता है कि मार्केट कुछ 5,000 से ज़्यादा शेयर्स हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि सब लोग अपने 5,000 के 5,000 शेयर में डालते हैं। तो क्या होता है कि जो लिक्विडिटी है, जो हॉट मनी है, जो कम टाइम के लिए आता है, वो ऐसी कंपनीज देखती हैं जो हाई ग्रोथ कर रही है। तो अगर आपकी कंपनी कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रही है तो आपकी कंपनी का भी नंबर आएगा, या तो अगर वो हाई ग्रोथ कर रही है या फिर बिकॉज ऑफ ग्रोथ उसका वैल्यूएशन बहुत सस्ता होते जा रहा है, तो कभी ना कभी कोई किसी का बड़े इन्वेस्टर का उसकी तरफ ध्यान जाएगा, और जब जाएगा तो वो फटक से जल्दी जल्दी पैसे उसके शेयर के प्राइस बढ़ेंगे और आपका निवेश किया हुआ पैसा बढ़ेगा। तो जल्दबाजी मत करिए। अगर आपने अच्छी कंपनी में निवेश किया है उसको बढ़ने दीजिए, कंपनी को अपना काम करने दीजिए। जब आपको मौका आएगा तब आप सोच भी नहीं पाओगे उतना तेज़ी से शेयर प्राइस बढ़ेगा। अब आते हैं 10th मिस्टेक की तरफ। अगेन ये मैंने हर एक स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर को अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी करते देखा है। लोग क्या करते हैं ना, अपने खरीद भाव से अटैच हो जाते हैं। मान लो आपने किसी कंपनी का शेयर 100 रुपये में ख़रीद लिया, तो लोग उसके साथ अटैच हो जाते हैं। लोग सोचने लगते हैं अच्छा 150 हो जाएगा मतलब 50% प्रॉफिट हो जाएगा तो मैं बेच दूंगा, या डबल हो जाएगा तो मैं बेच दूंगा, या 300 हो जाएगा 3 गुना हो जाएगा तो बेच दूंगा। आप मन ही मन में रिटर्न्स, कैलकुलेशंस, सब कुछ अपने बाय प्राइस, आपकी खरीद भाव के हिसाब से रिलेट कर रहे हो। सेम जब गिरने लगता है, अगर आपने कुछ अजम्पशन के बेसिस पे वो कंपनी में निवेश किया था, मान लो आपको लगा कि ये कंपनी अच्छा करेगी, ग्रो करेगी, मैनेजमेंट सही है, सब कुछ है, उसलिए आपने उसमें निवेश किया था। फिर मान लो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 3 महीना, 6 महीना, 1 साल बाद आपको दिखा कि नहीं यार, मैंने जो अजम्पशन बिल्ड किया था उसमें से ये गड़बड़ है, या तो मैनेजमेंट में दिक्कत है, या कंपनी ग्रोथ नहीं कर पा रही है, या फिर कंपनी गलत कैपिटल एलोकेशन कर रही है, राइट। तो जब भी आपका अजम्पशन ब्रेक हो जाए, या आपको पता चले कि आपने जिस कारणों से उस कंपनी में निवेश किया था, अगर कंपनी उससे विपरीत डायरेक्शन में जाने लगे तो उस कंपनी से निकल जाइए। अपने बाय प्राइस से अटैच्ड मत रहिए कि नहीं मैंने 100 रुपये में ख़रीदा था, तो अगर कंपनी का भाव अभी 80 रुपया हो गया या 85 हो गया है तो मैं नहीं बेचूंगा, मैं नुकसानी में नहीं बेचूंगा। जब तक शेयर का प्राइस 100 रुपया या उससे ऊपर नहीं जाएगा मैं नहीं बेचूंगा। ये गलती मत करिए। मैंने बहुत सारे लोगों को ये गलती करते देखा है, और उसकी वजह से उनके पोर्टफोलियो रिटर्न्स इम्पैक्ट होता है। बिकॉज क्या होता है ना कि अगर आप किसी अंडर परफॉर्मिंग शेयर में बने हुए हैं, राइट, और उसमें आपको क्लियरली दिख रहा है कि कंपनी में ही दिक्कत है,
अगर आप उसमें बने हुए हैं, आपने ये सोच के कि नहीं 100 रुपये में मैंने ख़रीदा था, मेरी ख़रीद भाव से शेयर प्राइस कम चल रहा है, 80 रुपये हो गए, तो मैं नहीं बेचूंगा। हो सकता है कि आपने भले 100 रुपये में ख़रीदा था, लेकिन उस टाइम पे उस कंपनी की फेयर वैल्यू 60 रुपये हो चुकी है, आपको फिर भी वो 80 रुपये में चल रहा है, आपको 20 रुपये एक्चुअली फ़ायदा हो रहा है, तो आप निकल जाइए। मतलब अपने बाय प्राइस से इतना अटैच मत रहिए कि नहीं मैंने जिस भाव में ख़रीदा है, जब तक शेयर उस भाव या उससे ऊपर नहीं जाएगा मैं नहीं बेचूंगा। बिकॉज अगर आप अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक में बने रहते हैं ना, आप नुकसानी बुक नहीं करते हैं, तो जो पैसा आप अगर लॉस बुक करके उस पैसे को सही इस्तेमाल कर सकते थे, किसी दूसरी आउट परफॉर्मिंग अच्छी कंपनी में डाल सकते थे, तो आप उसका रिटर्न्स भी मिस कर रहे हो। तो हो क्या रहा है कि आप अगर अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक में हैं तो आपका ये कंपनी अंडर परफॉर्म कर रही है मार्केट को। अगर मार्केट 10% बढ़ गया तो मान लो ये बिल्कुल नहीं बढ़ा है, 10% घट गया, और अगर आपने लॉस बुक करके निकला नहीं, राइट, तो आप ये अपॉर्चुनिटी भी मिस कर रहे हैं कि अगर आपने उस पैसे को लॉस बुक करके निकाल के दूसरी कंपनी में डाला होता तो वो जो रिटर्न मिल रहा है आप उसको भी मिस कर रहे हैं, इसको भी मिस कर रहे हैं। तो आपका जो लॉस है वो इतना, एक्चुअली में अगर आप देखें तो इतना हो रहा है, बिकॉज आपका एब्सोल्यूट टर्म्स में आपको दिख रहा होगा कि इतना ही लॉस है, लेकिन जो आप अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं उस अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक में बने रह के और अच्छे स्टॉक में निवेश नहीं करके, वो आप नहीं देख रहे हो। तो आपका जो लॉस है वो सिर्फ इतना नहीं है, ये दोनों मिला के हैं, इतना आप आपके पोर्टफोलियो के इम्पैक्ट कर रहे हो, इतना आप रिटर्न्स मिस आउट कर रहे हो। सो ये गलती मत करिए। अगर आप गलत स्टॉक में फंस गए हों, आपको कुछ महीने कुछ साल बाद आपको समझ में आया कि नहीं ये कंपनी में गड़बड़ है या गलत ट्रैक पे चल दी है, तो लॉस भी हो रहा है तो उसको बुक करके निकलिए। वो जो कैपिटल आपके पास है ना, जो भी बेच के आपको पैसा मिल रहा है, आप अगर उसी कैपिटल को अच्छे कंपनी में लगाओगे तो वो उस कैपिटल से बढ़ के वो रिटर्न्स जनरेट करेगा। ये मत रहिए कि नहीं अंडर परफॉर्मिंग है तो मैं इधर ही रहने देता हूँ, लॉस बुक नहीं करता हूँ, धीरे धीरे वो रिकवर होगा तब मैं जाके निकलूँगा। ये गलती मत करिए। अब आते हैं 11वें पॉइंट की तरफ। वो है कि आप अपना बिहेवियर, अपना इन्वेस्टमेंट स्टाइल समझिए और उसके साथ स्टिक करिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपना बताता हूँ कि मैं कभी भी किसी भी ऐसे शेयर को नहीं खरीद सकता जो 52 वीक हाई पे है। मैं उन स्टॉक्स, उन सेक्टर्स को अवॉइड करता हूँ जो बहुत न्यूज़ में स्प्रेड हो चुके हैं, पूरी दुनिया को पता चल चुके हैं कि अच्छा डेटा सेंटर बहुत चलेगा या सेमीकंडक्टर बहुत चलेगा या XYZ, कोई भी सेक्टर जो बहुत फैल चुका है या कोई स्टॉक बहुत ही इन द न्यूज़ है, मार्केट ऑलरेडी उसको वैल्यू कर चुका है, तो मैं उस स्टॉक्स को अवॉइड करता हूँ। तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट स्टाइल को समझिए, आप अपनी इन्वेस्टमेंट बिहेवियर को समझें और उसके साथ स्टिक करें। और एक एग्जांपल अगर मैं बताऊं तो मैं कंफर्टेबल हूं कि जब शेयर गिर रहा हो तब मैं और ख़रीदूंगा। मान लो अगर मुझे कोई कंपनी अच्छी लगी, राइट, और मार्केट में करेक्शन हो रहा है, भाव गिर रहे हैं, तो अगर मुझे कोई कंपनी 500 रुपये में मिल रही है, मुझे लग रहा है कि ये ठीक है 500 रुपया फेयर वैल्यू है और मुझे लाख रुपए डालने हैं, तो मैं क्या करूँगा, 500 रुपये में 20,000 या 25,000 डालूँगा। फिर मार्केट करेक्शन में है तो वो शेयर भी गिरेगा, तो हो सकता है 490 हो जाए तो मैं और 25,000 डालूँगा। फिर 475 हो जाए तो मैं बाकी के 50,000 सारे डाल दूँगा, राइट। तो मेरी आदत यह है कि मैं जब भाव गिर रहा होता है तब मैं ख़रीद सकता हूँ, लेकिन मैं उसमें कंफर्टेबल नहीं हूँ कि मान लो कि शेयर प्राइस 500 है और बाज़ार गिर रहा है तो मैं वेट करूँ कि बाज़ार पूरी तरह से गिर जाए और फिर जब गिरने के बाद बाज़ार घूमे, शेयर प्राइस बढ़ने लगे, तब मैं ख़रीदूँ। कुछ लोगों को वो सूट करता है, मान लो कि वो 500 में नहीं खरीदेंगे, वो पूरा गिरने देंगे, 475 हो गया, ऑब्वियसली आप लो पॉइंट पे तो ख़रीद नहीं पाओगे, तो 475 से जब बढ़ के 485, 490 उनको कन्विक्शन आया कि अब मार्केट घूमने लगा है, शेयर घूमने लगा है, वो तब खरीदेंगे, 490 में ख़रीदेंगे, फिर 500 में और ख़रीदेंगे,
फिर 525 में और ख़रीदेंगे। तो दे लाइक मोमेंटम, दे लाइक कि मैं ख़रीदूँ, शेयर प्राइस जनरली उसके नीचे ना जाए, उसके ऊपर चढ़ते जाए। तो हर एक इंसान का एक अलग बिहेवियर होता है, एक अलग पैटर्न होता है, एक अलग कंफर्ट जोन होता है। तो आप अपने कंफर्ट जोन के साथ स्टिक करें। आपको जैसा पैटर्न अच्छा लगता है, अगर आपको गिरने में ख़रीदना सूट करता है तो आप वो करिए, अगर आपको बढ़ने में ख़रीदना सूट करता है तो आप वो करिए। अपने इन्वेस्टमेंट स्टाइल के साथ स्टिक करिए, उससे वेरी या उससे डाइवर्ज मत करिए। मैंने खुद ने ये ट्राई करके देखा है। जैसे मैंने कहा कि मुझे गिरते में ख़रीदने में अच्छा लगता है, जैसे ज़्यादा गिरता है मैं ज़्यादा ख़रीदता हूँ। मैंने कई बार ट्राई भी किया कि अच्छा नहीं, ऐसे नहीं करता हूँ, मैं बढ़ने में करता हूँ, बट मैंने देखा कि मैं उसमें कंफर्टेबल नहीं हूँ, मुझे उसमें मज़ा नहीं आता, आई डोंट फाइंड इट कंफर्टेबल। और जिस चीज़ में आप कंफर्टेबल नहीं हो उसमें हो सकता है आप गलतियाँ ज़्यादा करें। तो अंडरस्टैंड योर इन्वेस्टिंग स्टाइल एंड स्टिक टू इट। अब आते हैं 12th पॉइंट की तरफ, वो है डोंट गेट इनटू फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। कई लोग होते हैं कि कोई सेक्टर चल रहा है या कोई बड़ा न्यूज़ में है, ये बड़ा रिटर्न दे रहा है, अरे रे हम भी उसमें डालते हैं, हम भी उसमें डालते हैं। वो चीज़ मत करिए। अगर आप कोई सेक्टर, कोई शेयर मिस कर चुके हैं, दैट इज़ फाइन, उसको रहने दीजिए। डोंट गेट इन टू दैट फियर ऑफ मिसिंग आउट कि नहीं अच्छा ये बड़ा अच्छा चल रहा है तो इसमें मैं निवेश कर देता हूँ, ये अच्छा चल रहा है तो उसमें निवेश करता हूँ। ज़्यादातर केसेस में अगर आप उस आदत में फंसेंगे तो आप घाटे में ही रहेंगे, आपका पोर्टफोलियो अंडर परफॉर्म करेगा। तो और दूसरा ऐसी चीज़ है ना, आप जितने भी बड़े सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स देखिए, इंडिया में ही देखिए, जिन्होंने 1000 करोड़ से ज़्यादा बनाए हो शेयर बाजार में, आप नोटिस करेंगे कि सबका एक्सपीरियंस, सबका स्टॉक्स में पैसा बनाने का पैटर्न अलग है, राइट। ऐसा नहीं है कि जिन्होंने भी 1000 करोड़ से ज़्यादा बनाए हैं वो सब ने एक ही शेयर में बनाए हैं, या सबका एक कॉमन शेयर है कि अच्छा इसमें डाला इसकी वजह से बढ़े। किसी ने किसी एशियन पेंट में ज़्यादा बनाए हैं, किसी ने किसी और शेयर में ज़्यादा बनाए हैं। तो स्टिक टू योर डिसिप्लिन, डोंट गेट इनटू फियर ऑफ मिसिंग आउट कि नहीं ये शेयर अच्छा कर रहा है या ये सेक्टर अच्छा कर रहा है इसलिए मैं भी कूद पड़ता हूँ। नहीं, आप देखिए कि अगर वो वैल्यूएशन सही है, अगर कंपनी अच्छा आगे भी करते रहने वाली है तो ठीक है, बट इसलिए मत कूद जाइए कि नहीं नहीं सब पैसा बना रहे हो उस कंपनी में या उस सेक्टर में इसलिए मैं भी कूद जाता हूँ, ये गलती मत करिए। अब आते हैं 13 पॉइंट की तरफ, डोंट ओवर डाइवर्सिफाई। ऐसा मत करें कि 40, 50, 80, 100 ऐसे इतने सारे स्टॉक आप ले लो, सब में ले लेते हैं, सब में थोड़ा 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 पैसा डाल दें। ये गलती मत करिए। देखिए, एज अ सीरियस इन्वेस्टर मैं आपको बताता हूँ कि मुझे एक कंपनी में निवेश करना हो, एक स्टॉक आइडेंटिफाई करना हो तो कितना टाइम लगता है। मुझे एक स्टॉक एनालाइज करने में कम से कम 10 से 12 घंटे लगते हैं, कम से कम। क्योंकि कंपनी के बारे में सब कुछ जानना है, इंडस्ट्री के बारे में जानना है, कॉम्पिटिटर्स के बारे में जानना है, मैनेजमेंट के बारे में जानना है, इतनी सारी चीज़ें आपको रिसर्च करनी है। अगर आप सीरियस इन्वेस्टर हो, सीरियस पैसा डाल रहे हो, तो आपको इतनी मेहनत करनी पड़ती है। और ऐसा नहीं है कि मैंने इस कंपनी को चूज़ किया एनालाइज करने के लिए तो मैं ये शॉर्टलिस्ट होके मेरे क्राइटेरिया में फिट बैठेगी। कई बार ऐसा होता है कि मैं 10 कंपनियाँ एनालाइज करता हूँ, उसमें से सिर्फ एक अच्छी कंपनी निकलती है। तो जो रिसर्च में टाइम है ना, उसमें बहुत टाइम जाता है। अगर आप सीरियस इन्वेस्टर हो और आप रियली एक अच्छी यूनिक कंपनी फाइंड करना चाह रहे हो। दूसरी चीज़, मान लो आपने अच्छी कंपनी ढूंढ ली, निवेश कर भी दिया, फिर उस कंपनी से बने रहना, मतलब उस कंपनी के बारे में जानते रहना कि कैसा कर रही है, क्या कर रही है। हर क्वार्टर मुझे एटलीस्ट एक कंपनी को उससे अप टू डेट रहने में 3 से 4 घंटे का टाइम लगता है। क्यों? क्योंकि कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट्स आता है तो बैलेंस शीट एनालाइज करते हैं, कैसे किया कंपनी ने परफॉर्मेंस। फिर कॉन्फ्रेंस कॉल होता है, जनरली 1 घंटे का कॉन्फ्रेंस कॉल होता है। मैं हर बार मेरी जो निवेश की हुई कंपनी है उसके पूरा कॉन्फ्रेंस कॉल सुनता हूँ कि कैसा चल रहा है, मैनेजमेंट क्या बोल रही है, क्या कर रही है। क्योंकि कई बार आप
वो कॉन्फ्रेंस कॉल से आपको आइडिया आ जाता है कि कंपनी अच्छा करेगी या कंपनी में रिस्क आ रहे हैं, चैलेंजेस आ रहे हैं, बुरा कर सकती है या थोड़ा स्लो डाउन फेज हो सकता है। तो और दूसरा उसके अलावा जब कंपनी के रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स आ रहे हैं या इंडस्ट्री रिलेटेड कुछ न्यूज़ आर्टिकल आ रहे हैं तो आप उसको पढ़ोगे। तो जनरली एक कंपनी के लिए मुझे 3 से 4 घंटे एवरी क्वार्टर, एवरी 3 महीने 3 से 4 घंटे मेरे उसमें जाते ही हैं। तो आप जितनी ज़्यादा कंपनियां अपनी पोर्टफोलियो में ऐड करेंगे ना, तो आपको उतना ज़्यादा टाइम डालना पड़ेगा। तो इसलिए मेरा तो सजेशन है कि आइडियल पोर्टफोलियो साइज शुड बी 15 to 20 स्टॉक्स। आप रिस्ट्रिक्ट करिए, उससे क्या होगा कि आप क्वालिटी पे आपका फोकस भी होगा। आपका अगर सिग्निफिकेंट पैसा एक स्टॉक में 15 से 20 स्टॉक के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है ना, तो बेसिकली आपका एक स्टॉक में काफ़ी पैसा डाला है, तो आप उसको अच्छे से चूज़ करोगे, अच्छे से उसको एनालाइज करोगे, अच्छे से उसके साथ बने रहोगे, या आप अच्छे से उसको रिसर्च करके पता करोगे कि हाँ कंपनी में थोड़ा चैलेंजेस आ रहे हैं या सही नहीं लग रहा है तो निकल जाना है। अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर डाइवर्सिफाई कर देते हो ना, तो वो क्वालिटी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। तो ऑलवेज इट हैज़ टू बी राइट बैलेंस बिटवीन क्वालिटी एंड क्वांटिटी। अगर क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है तो क्वालिटी कई बार कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। तो अगेन ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है इफ़ यू वांट टू रियली आउट परफॉर्म योर पोर्टफोलियो एज कंपेयर्ड टू इंडेक्सेस, अदर इंडेक्सेस या म्यूचुअल फंड्स। अब आते हैं 14th पॉइंट की ओर। अगेन ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मैंने ज़्यादातर लोगों को इसमें फंसते देखा है। वो है कि डिसिप्लिन लूज़ कर देते हैं लोग। जब शेयर बाज़ार बहुत बढ़ रहा होता है ना, तो क्या होता है कि जो हाई क्वालिटी स्टॉक्स हैं वो रिलेटिवली अंडर परफॉर्म करने लगते हैं। मतलब हो सकता है आपने हाई क्वालिटी पोर्टफोलियो बनाया है तो आपका पोर्टफोलियो 20% 25% ही बढ़े, लेकिन कुछ कुछ स्टॉक्स या हाई लिक्विडिटी, ऑपरेटर ओरिएंटेड, पेनी स्टॉक्स, वो 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना ऐसे सब बढ़ने लगे। तो लोग अपना डिसिप्लिन खो देते हैं, हाई क्वालिटी की से छोड़ के लो क्वालिटी की तरफ जा देते हैं। या फिर कुछ लोग जब रिटर्न्स बहुत अच्छे आ रहे होते हैं ना और उनको लगता है कि नहीं वैल्यूएशन बहुत महंगा हो रखा है, तो अलग अलग चीज़ों की तरफ डाइवर्ट हो जाते हैं कि नहीं यार शेयर्स में बहुत वैल्यूएशन महंगा हो रखा है लिस्टेड शेयर्स में, तो हम अनलिस्टेड शेयर्स में डालते हैं, हम क्रिप्टो में डालते हैं। बहुत अलग अलग डायरेक्शन में भटकने लगते हैं। देखिए हर एक एसेट क्लास का एक अपने ओन रिस्क्स हैं, अपने ओन चैलेंजेस हैं। मान लो काफ़ी सारे लोग, मैं अभी देख रहा था पिछले अब 2020 से 2024 तक जो रैली आई, तो लोगों को लगा है कि नहीं अब लिस्टेड शेयर्स में पैसा नहीं है, अब अनलिस्टेड शेयर्स खरीदते हैं उसमें बहुत पैसा है। तो काफ़ी लोग उस अटेम्प्ट में जाने लगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो गलत है, बट अगर आपके पास कम से कम 8 से 10 साल का इन्वेस्टिंग का अनुभव है, आपके पास बड़ा कॉर्पस बन चुका है, मुझे लगता है कि अनलिस्टेड शेयर में उन्हीं को जाना चाहिए जिनके पास 100 करोड़ 500 करोड़ उससे ज़्यादा का कॉर्पस बन चुका हो। क्यों? क्योंकि अनलिस्टेड शेयर्स में कितने सारे रिस्क हैं। एक पहली बात तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट बहुत हाई है। आप अगर सेकेंडरी मार्केट जो लिस्टेड शेयर्स हैं उसमें ख़रीदते हो तो बहुत कम ब्रोकरेज, बहुत कम एसटीटी लगता है। लेकिन अगर आप अनलिस्टेड शेयर खरीदने जाओगे तो 2% 3% 4% आपका ट्रांजैक्शन कॉस्ट बैठता है। दूसरी चीज़, लिक्विडिटी बहुत कम है। लिस्टेड शेयर में तो क्या है, आपको अगर लार्ज कैप में हाई लिक्विडिटी गुड क्वालिटी स्टॉक में हो तो आपको जब चाहिए आप बेच सकते हो। अनलिस्टेड शेयर में आप कहाँ बेचने जाओगे? अगर मार्केट क्रैश हो जाता है, जैसे अभी रिसेंटली मैं ये वीडियो मार्च में शूट कर रहा हूँ, मार्च 2025 में, तो मार्केट अपने पीक से काफ़ी गिर चुका है, निफ्टी गिर चुका है, मिड कैप स्मॉल कैप काफ़ी गिर चुका है, लिक्विडिटी बहुत लिक्विडिटी की थोड़ी सी तंगी है, मार्केट गिर रहा है। तो इस टाइम पे अनलिस्टेड शेयर खरीदने कौन जाएगा जब लिस्टेड शेयर ही आपको डिस्काउंट में मिल रहा है? तो लिक्विडिटी का रिस्क है कि अगर मार्केट गिर गया, लिस्टेड शेयर्स का मार्केट सेंसेक्स निफ्टी गिर गया, तो अनलिस्टेड शेयर्स को खरीदने वाले बहुत कम मिलेंगे, या फिर मिलेंगे भी तो आपको बहुत डिस्काउंट में बेचना पड़ेगा। तो वो रिस्क है। तीसरा रिस्क है कि उसमें लॉक इन पीरियड्स होते हैं। मान लो आपने अनलिस्टेड शेयर खरीद लिए, उसमें आईपीओ आने के बाद आपको 6 महीने तक रुकना पड़ता है या 3 महीने के रुकना पड़ता है। तो बहुत सारे ऐसे
चैलेंजेस हैं जो अनलिस्टेड शेयर आप खरीदने जाओगे तो उसमें आपको फेस करने पड़ेंगे। और एक चीज़, जनरली लोग अनलिस्टेड शेयर इसलिए खरीदते हैं कि अभी लिस्टेड नहीं है, थोड़े टाइम में आईपीओ आएगा तो अच्छा मुनाफा होगा तो बेच देंगे। बट अगर मार्केट कंडीशंस ख़राब है तो आप देखो अभी आईपीओ भी आना बंद हो जाएंगे कुछ टाइम के लिए, क्योंकि मार्केट ही इतना ख़राब है। लोग आईपीओ में क्यों पैसा डालेंगे? सेकेंडरी मार्केट में ही, लिस्टेड मार्केट में ही इतने आपको डिस्काउंट में शेयर मिल रहे हैं, तो लोग प्राइमरी मार्केट में हाई वैल्यूएशन देके क्यों खरीदेंगे? बहुत सारे ऐसे रिस्क्स होते हैं जो लोग ना, बुल मार्केट जब आप लास्ट फेजेस में होते हो ना, तो लोग ऐसा कूद पड़ते हैं कि अरे अब तो मार्केट घटेगा ही नहीं, अब इसमें डालते हैं उसमें डालते हैं, अब तो बस पैसा फटाफट बनाने का ज़रिया है। उस टाइम पे लोग अपना डिसिप्लिन खो देते हैं, अलग अलग डायरेक्शन में जाते हैं, अच्छा इसमें भी डालते हैं उसमें पैसा बन रहा है, उसमें करते हैं उसमें पैसा बनता है। तो बहुत ज़रूरी है, अगर आपको लॉन्ग टर्म में, अगर आपको बाज़ार में 20 साल 30 साल 40 साल कंसिस्टेंटली हाई रिटर्न्स जनरेट करना है अपने पोर्टफोलियो पे, तो डिसिप्लिन नहीं खोना है, राइट? आपको आसपास बहुत सारा शोर मिलेगा, बहुत सारे लोग होंगे जो डिसिप्लिन खो रहे हैं। अगर आप डिसिप्लिन बने रहोगे तब आप जाके बड़ा पैसा बना सकते हो, राइट? आप, हो सकता है आप सोच भी नहीं रहे हो, उससे ज़्यादा पैसा कमा सकते हो। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि इसने तो इतनी सारी गलतियां बता दी, बंदे ने पता नहीं कुछ पैसे कमाए भी हैं कि पैसे सारे गंवाए हैं, राइट? तो अब मैं आपको मेरा पोर्टफोलियो दिखाता हूँ कि मेरे पोर्टफोलियो ने कैसे परफॉर्म किया है एज अगेंस्ट इंडेक्सेस, निफ्टी, मिड कैप, स्मॉल कैप जो इंडेक्स है उसके अगेंस्ट, और म्यूचुअल फंड्स के अगेंस्ट मेरे पोर्टफोलियो ने कैसे परफॉर्म किया है। तो ये रहे मेरे पोर्टफोलियो के स्क्रीनशॉट्स, जिसमें आप रिटर्न्स देख सकते हैं। उससे पहले जैसे कि आप टॉप राइट कॉर्नर में देख सकते हैं, ये जो मैंने डेटा कलेक्ट किया है वो 24 Feb 2025 के दिन के अंत का है। अगर आप देखोगे तो निफ्टी या सेंसेक्स जो ब्रॉडर इंडेक्स है वो अपने उच्चतम स्तरों से 14% करेक्ट हो चुका है, मिड कैप इंडेक्स 18% गिर चुका है और स्मॉल कैप इंडेक्स 22% गिर चुका है, राइट? बाज़ार की इतनी गिरावट के बावजूद अगर आप मेरा पोर्टफोलियो देखोगे तो आप देखोगे कि एक ईयर का रिटर्न है 7.6%। आपको स्क्रीनशॉट में 7.1% दिख रहा है, लेकिन उसमें डिविडेंड्स कैप्चर नहीं होते, तो इसलिए मैंने अप्रॉक्सीमेटली कंजर्वेटिवली 0.5% डिविडेंड का जोड़ लिया है। अगर आप 3 साल का रिटर्न देखोगे तो 23.4% रिटर्न्स जनरेट किया है मेरे पोर्टफोलियो ने, और अगर आप 5 साल का रिटर्न्स देखोगे तो 22.2% रिटर्न्स कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट जनरेट किया है मेरे पोर्टफोलियो ने। जब मार्केट अच्छा चल रहा था ऑलमोस्ट 2-3 महीने पहले तक, ये कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट रिटर्न्स 5 ईयर के मेरे अराउंड 28% के आसपास थे। मार्केट करेक्शन के साथ ये भी थोड़ा नीचे आया है, बट स्टिल फेयरली इट हैज़ डन वेरी डिसेंट जॉब। और अगर किसी को कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट के बारे में ज़्यादा ना पता हो तो सिंपल भाषा में समझाऊँ तो हर एक 100 रुपया जो मैंने 5 साल पहले डाला था वो हर साल 22 रुपयों से बढ़ते गया है। पहले साल 122 हुआ, फिर उसके ऊपर 22% और बढ़ा अगले साल, उसके बाद और 22% बढ़ा, ऐसे कर करके। और सिंपल भाषा में कहूँ तो हर 1 लाख रुपया जो मैंने 5 साल पहले निवेश किया था वो आज की डेट में बढ़ के 3.25 लाख रुपए के आसपास हो चुका है। मतलब ऑलमोस्ट 2.25 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ है हर 1 लाख रुपया जो मैंने 5 साल पहले निवेश किया था। अब आइए देखते हैं कि मेरे पोर्टफोलियो ने जो इंडेक्सेस हैं उसके अगेंस्ट कैसे परफॉर्म किया है और जो म्यूचुअल फंड्स हैं उनके अगेंस्ट कैसे परफॉर्म किया है। तो अगर आप निफ्टी 50 या सेंसेक्स के रिटर्न्स देखोगे तो 1 साल में तकरीबन 2% रिटर्न दिए हैं, 3 साल में 11.5% कंपाउंडेड रिटर्न्स दिए हैं और 5 साल में 15% के आसपास कंपाउंडेड रिटर्न्स दिए हैं। अगेन इसमें डिविडेंड इंक्लूडेड नहीं है। BSE 500 आप देखेंगे तो 0.5% 1 साल में,
3 साल में 13.4% और 5 ईयर्स में 17.1%। तो अगर आप डिविडेंड का आधा % जोड़ लीजिए तो निफ्टी 50 ने 5 साल में 15.5% के आसपास रिटर्न दिए हैं। BSE 500 ने 17.6% के आसपास रिटर्न दिए हैं। और म्यूचुअल फंड्स, मैंने जो 6 सबसे बड़े म्यूचुअल फंड्स हैं इक्विटी ओरिएंटेड, वो मैंने लिए हैं। तो उनका अगर आप एवरेज देखोगे तो म्यूचुअल फंड्स ने एक साल के एवरेज में तकरीबन 8% के आसपास रिटर्न दिए हैं, 3 साल में 19.48% और 5 साल में 19.83%। और मेरे पोर्टफोलियो का आप देखोगे तो एक साल में तकरीबन सिमिलर 7.6%, 3 साल में मेरे पोर्टफोलियो ने ऑलमोस्ट 4 परसेंटेज पॉइंट से आउट परफॉर्म किया है म्यूचुअल फंड्स को, और 5 साल का एवरेज देखोगे तो ऑलमोस्ट 2.5% के आसपास मेरे पोर्टफोलियो ने म्यूचुअल फंड्स को आउट परफॉर्म किया है। अभी कोई स्केप्टिकल होगा, वो बोलेगा कि आपने यही म्यूचुअल फंड्स क्यों लिए हैं, जो म्यूचुअल फंड मेरे पास हैं उसके साथ कंपेयर क्यों नहीं किया। तो ये जो 6 सबसे बड़े म्यूचुअल फंड्स हैं, ऑब्वियसली ये सबसे बड़े क्यों हैं, बिकॉज इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, राइट। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने इनमें निवेश किया है और इसलिए उनका जो फंड साइज़ है, कॉर्पस है, एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है, वो इतना बड़ा हुआ है। तो ये सबसे 6 अच्छे बिग साइज्ड म्यूचुअल फंड्स हैं जिनको मैंने कंपैरिजन में लिया है। अब दूसरा कोई कह सकता है कि अगर मैंने तो सारे पैसे, अगर आप देखोगे तो HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड ने मेरे पोर्टफोलियो को भी आउट परफॉर्म किया हुआ है बाय ऑलमोस्ट 2% के आसपास। तो कोई कहेगा कि मैं तो सारे अपने पैसे उसी में डालता, बट स्टॉक मार्केट में रिटर्न्स इज़ अनसर्टन, राइट। किसी को पता नहीं था 5 साल पहले कि HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ फंड सबसे अच्छा परफॉर्म करेगा। इसलिए आप किसी भी वेल नोन या अच्छे इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र के पास जाओगे तो वो जनरली रेकमेंड करेगा कि आप अपना पैसा 4 से 5 फंड के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, राइट। क्योंकि किसी को पता नहीं है कि कौन सा फंड अगले 3 साल 5 साल सबसे अच्छा परफॉर्म करेगा। इसलिए मैंने उनका एवरेज लिया हुआ है। देखिए, मेरा अपना पोर्टफोलियो का रिटर्न्स बताने का और उसको इंडेक्सेस और म्यूचुअल फंड से कंपेयर करने का ये इंटेंशन नहीं था कि म्यूचुअल फंड ख़राब है या उसमें कम रिटर्न्स बनते हैं, आप डायरेक्ट इन्वेस्टिंग करिए। ये बिल्कुल उद्देश्य नहीं है। इनफैक्ट मेजॉरिटी लोगों के लिए म्यूचुअल फंड्स ही सही हैं, बिकॉज सबके बस की बात नहीं है कि इतना टाइम देना, इतना रिसर्च डालना, इतनी चीज़ों को समझना, अपने आप को अप टू डेट रखना। मेरा खुद का इस चीज़ के बारे में बहुत ही पैशनेट हूँ मैं इस चीज़ के बारे में, इसलिए मैं खुद करता हूँ। और मुझे कोई शर्म भी नहीं ये कहने में कि मेरे पोर्टफोलियो में मैंने पहले 7 साल तक अंडर परफॉर्म किया है। बिकॉज मैं जब स्टॉक मार्केट में आया था तो ज़ीरो नॉलेज के साथ आया था, और कोई ऐसा नहीं था कि मुझे सिखाने वाला था कि कैसे करते हैं, ऐसे करो, ये करो, वो करो। मैंने सब कुछ अपने आप खुद से सीखा है। तो वो मेरा फीस है शेयर मार्केट को सीखने में, समझने में। तो अगर मैंने जितने पैसे डायरेक्ट इन्वेस्टिंग में डाले होते, उतने ही पैसे अगर मैंने म्यूचुअल फंड्स में डाले होते तो आज मेरे पास ज़्यादा पैसे होते, बिकॉज मैंने पहले 7 साल अंडर परफॉर्म किया है, उसके 3 साल बाद रिटर्न्स को मैच किया है, और पिछले 5 साल से रिटर्न्स को आउट परफॉर्म किया है। तो अगले कुछ सालों में मैं म्यूचुअल फंड से रिटर्न्स जितने जनरेट हुए थे स्टार्टिंग से, अगर उतने डाले होते तो उसको एक्सीड भी कर लूँगा। लेकिन आज की डेट में आई हैव अंडर परफॉर्म्ड इफ़ आई कंसिडर राइट फ्रॉम द बिगनिंग, पहले 15 साल का, राइट। तो बिल्कुल ये मत समझिए कि मैं रिटर्न्स कंपेयर करके ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि नहीं म्यूचुअल फंड अच्छे नहीं हैं वगैरह, राइट। बट अगर मैंने म्यूचुअल फंड में पैसे डाले होते तो जितना मैं खुद ने सीखा है, जो इतने सालों से मैं सीखते आया हूँ, इतना डीप रिसर्च करना पड़ता है, इतनी चीज़ों को एनालाइज करना पड़ता है, वो मैंने नहीं किया होता, उतना नॉलेज मैंने गेन नहीं किया होता। तो आई एम फाइन विथ द अप्रोच दैट आई टुक, बिकॉज आई नो फॉर श्योर दैट मैं अगर इस मार्केट में अगले 25 साल, 30 साल, 40 साल बना रहा तो मैं बहुत अच्छा, बहुत बड़ा पैसा भी बना सकता हूँ।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और भी ऐसे अच्छे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और सबसे ज़रूरी चीज़, अगर आप किसी ऐसे इंसान को जानते हो जो शेयर बाज़ार में निवेश करता है या उसे बड़ा ही मन है निवेश करने का, तो उसे ये वीडियो ज़रूर शेयर करिए, ताकि वो मेरी गलतियों से सीख सकें, और अगर वो खुद इनमें से कोई एक गलती कर रहे हो तो उसे करना बंद करें। देखिए, वीडियो शेयर करने के लिए कोई पैसे तो नहीं लगते, लेकिन आपके एक वीडियो शेयर करने से हो सकता है किसी का भला हो जाए। जय हिंद।